तो फ्रेंड्स, एट लास्ट नेपाल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया। तत्काल जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आया है। एंड सी इज मदर लाइक फिगर टू द जनजे। अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो जनजी का जो एज ग्रुप है, जो प्रोटेस्टर का एज ग्रुप रहा है, उसके लिए वो फिगर मदर लाइक है, माँ जैसे। दूसरा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको सुशीला कार्की मैडम, इनको जब नेपाल का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी से नहीं है, ठीक है, ये जुडिशियल सिस्टम से आई है। जुडिशियल सिस्टम से आई है तो ये इनमें पॉलिटिकल जेनोम नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स से इनके अंदर जो नॉलेज और ज्ञान और थॉट प्रोसेस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होगा। ये एक कहानी है, ये एक तथ्य है। दूसरा है कि आने के साथ ही जैसे ही प्रोजेक्शन हुआ है इनके नाम का, तो इन्होंने अपने तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और शरद यादव होंगे सर, और मोहन भागवत जी का नाम लिया है, ठीक है। तो ये क्लियर मैसेज है कि अभी जो नेपाल में, अभी जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता है तो जो सिस्टम है नेपाल में उनका उसका झुकाव जो है सो इंडिया की तरफ रहेगा, चाइना की तरफ बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इसको बैकअप दे रहा है यूएस, ठीक है। डोनाल्ड ये जो है ट्रम्प जी हैं प्रेसिडेंट, यूएसए के मालिक हैं। कुछ फ्रंट पर इंडिया के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कहीं कहीं इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेपाल में भी अब ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अब बात यह है कि जो सिस्टम इन्होंने, जो सुशीला कार्की जी ने आकर बोला है कि जो अभी अकेले तो काम नहीं करेगी, इलेक्शन मार्च में करवाने का बातचीत चल रहा है। तो मार्च आने में कितना, 6 महीना का समय है, मार्च 4 मार्च ऐसा करके बात उठ रहा है। इस बीच में सिस्टम भी चलाना है, गवर्नमेंट रन करेगा, ऑफिस रन करेगा, कोर्ट रन करेगा, पुलिसिंग सिस्टम रन करेगा। तो ये इसके ऊपर में हेड जो पॉलिटिकल सिस्टम ही होना चाहिए। इनका कहना है कि कोई अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा उसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम से लीडरशिप नहीं आएगा, ठीक है। तो दो चीज़ है कि आज के डेट में, मतलब आज जो तारीख है 13 सितंबर, मेरे हिसाब से असेंबली जो है तो डिज़ोल्व होना चाहिए। असेंबली डिज़ोल्व नहीं होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा इंडिया में, नेपाल में। और तो जब पॉलिटिकल सिस्टम से कैंडिडेट नहीं आएगा तो फिर कहाँ से रहेगा? क्या नेपाल में जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविक बॉडीज है, उतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ से आदमी सब आ सके? ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अब इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं आएगा। इसमें दो चीज़ हो सकता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको डिसॉल्व करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी तो रहेगा ही, तो उस पॉलिटिकल पार्टी से जो डिस्प्यूटेड लीडरशिप है ना, जिसके बारे में लोगों में असंतोष है, उसको छोड़ के जो उसमें अच्छा क्लियर इमेज वाला हो, उनको रिप्रेजेंटेशन में लाया जाएगा ताकि कम से कम इलेक्शन तक काम चल सके। अगर वो भी नहीं होगा तो इनके हिसाब से, मीन्स सुशीला कार्की जी के हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो भी ऑफिसर्स, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है और लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए क्योंकि अभी जो चीज़ होने वाला है उसमें कुछ बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया भी इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन इसलिए वो चीज़ भी जानना जरूरी है। मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस LLB, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि संविधान में और भी बहुत बड़ा झमेला आ जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें इजाज़त नहीं मिल रहा हो, वो काम हो जाए। तो एक कॉम्बिनेशन भी चलेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव चल सकता है। और इसमें पॉलिटिशियन भी आ सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव, और जो है सो आपको जुडिशियरी भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि पॉलिटिकल सिस्टम से इनको लाना पड़ेगा यंग चेहरा को, क्योंकि नेपाल में सिविक बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये तो इंटरनल बात हो गया। अब जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया,
मोहन भागवत जी का नाम लिया, तो क्लियरली ये है कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। अभी मैंडेट जो वहाँ का है, जो अभी जो टॉप लीडरशिप में दिखलाई देगा वो इंडिया के फेवर में होगा। देखिए पॉपुलेशन वाइज देखें तो 75% 70% जो है सो इंडियन ओरिजिन का पॉपुलेशन, इंडियन नहीं इंडियन ओरिजिन का पॉपुलेशन है। और जो नॉर्दर्न जो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है करीब 30% जो है तो उसका पॉपुलेशन है। जबकि लैंड मास जो है तो 70% से ऊपर हिल्स है। 30% जो है सो इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है वो फ्लैट है, जिसको तराई बोलते हैं। तो तराई रीजन जो है तो इंडियन होल्ड है हर चीज़ से। दूसरा है कि अभी ये हमेशा नेपाल का सिचुएशन जो है सो जो भी चेंज हुआ है रिजिम, तो ब्लडलेस नहीं था, हमेशा खूनी क्रांति ही हुआ है। चाहे पृथ्वी नारायण शाह जब नेपाल को यूनिफाई किया, अलग अलग छोटा कंट्री में था, उसको एक बनाया, उसके बाद से भी जो है सो डायनेस्टी एक बार चेंज हुआ जिसमें राणा डायनेस्टी आया, उस समय भी खून खराबा हुआ। आगे भी जब शाह डायनेस्टी जो हटे लास्ट में 90s में, तो उस समय भी खून खराब हुआ। फिर शाही परिवार का ही जो है सो मैसेकर हो गया। तो ये फिर माओइस्ट इंसर्जेंसी रहा है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए कैसा है इसमें कि इंडिया में देखिए कम्युनिस्ट दो तरह का है ना, दो तरह का कम्युनिस्ट है, मोटा मोटी समझाते हैं। एक कम्युनिस्ट जो लेनिन और मार्क्स का है, जो कि रसिया के थ्रू में है, आया है इंडिया में। और दूसरा कम्युनिस्ट चाइना का है, जो कि नेपाल के थ्रू पर्कुलेट किया है इंडिया में। अब इसमें क्या है कि दोनों का एक बेसिक आइडियोलॉजी जो है दोनों तरह के कम्युनिस्ट का, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो चाइना से माओइस्ट सिस्टम आया है, या इंडिया ही में नहीं और भी जगह होगा, तो उसमें वो हिंसा को सपोर्ट करता है, मतलब पावर को हिंसा से लेना चाहिए। इसीलिए उस चीज़ को इंडिया में भारत में बैन किया हुआ है। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC जो आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश वगैरह में है कम्युनिस्ट का, और उसको बैन किया है। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक अभी भी चल रहा है, उसको हटाना है इंडिया से। लेकिन जब नेपाल में रिजीम चेंज होता है तो हमारे इंडिया की तरफ से माओइस्ट को सपोर्ट करके वहाँ पर गवर्नमेंट बनाया जाता है, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया में साथ विजिट भी होता है। तो इस तरह का जब दो तरह का माइंडसेट लेकर अगर इंडिया नेपाल में फिर से जाना चाहेगा, तो वहाँ पर सपोर्ट जो भी है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो है तो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है सो बढ़ेगा। अमेरिका बहुत पावरफुल है, जब मन करेगा कुछ भी कर सकता है। चाइना के कारण थोड़ा सा बैकफुट पर रहता है, जिसका एडवांटेज इंडिया को भी मिलता है। तो अभी इंडिया को पूरी तरह से अच्छा से सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वहाँ से सुशीला मैडम जो है सो बोली है, नाम बोली है, वैसे इंडिया की तरफ से भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ से भी जाना चाहिए मैसेज कि हम नेपाल को पूरी तरह से हर तरह से सहयोग करेंगे। एक जिम्मेवार लोग यहाँ से मेरे ख्याल से नॉमिनेट हो, जो कि वो बोले, हालांकि है इस तरह का है, कुछ शिक्षाविद हैं जो कि नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखते हैं और पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ डिसीजन होता है। लेकिन इसमें एक चीज, ये बहुत ही अच्छा मौका है, मौका इसको नहीं कहेंगे, ये एक ऐसा सिचुएशन है जब भारत उसमें नेपाल में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द सेंस ऑफ दादागिरी नहीं बोल रहा है, बड़े भाई का जो बात बोल रहा है या पिता का बात जो बोल रहे हैं, उस ढंग से इंडिया को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। भाई और पिता जो है सो ये शासन वाली बात नहीं है, ये बात जो है सो आप ये सोचिए कि हमारा किसी कंट्री के साथ जो संबंध होता है तो कैसा संबंध होता है। हमारा किसी कंट्री के साथ व्यापारिक संबंध होता है, ठीक है। किसी कंट्री के साथ हमारा जो सैनिक का संबंध होता है, सैन्य गतिविधि का जो व्यापार होता है उससे संबंध होता है, मोस्टली व्यापारिक संबंध होता है। आज के दिन में स्ट्रेटेजिक संबंध भी होता है। जो कंट्री किसी कंट्री को अगर अपना सुरक्षा खतरा में लगता है तो उससे आगे जो अलग अलग देशों के साथ वो संबंध बनाता है, उस चीज़ को लेकर, सुरक्षा को लेकर स्ट्रेटेजिक हुआ, पैसा के लिए संबंध बनाता है, व्यापारिक हुआ, ठीक है। तो ये संबंध है। लेकिन नेपाल के साथ जो हमारा कल्चर है, संबंध है, वो ट्रेडिशनल और कल्चरल संबंध है, ठीक है। ट्रेडिशनल और कल्चरल का मतलब ये है कि हमारा जो संस्कृति है, जिसको संस्कृति बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं, पूजा पाठ का विधि, शादी विवाह का विधि, बोली चाली, मानसिक सोच, है ना, ये
एक ही है। समस्या ये है कि एक है। अब इसमें भी आप देखिए, जो मैंने शुरुआती वीडियो में बताया कि 75% तराई रीजन में रहता है और 30% माउंटेन में रहता है, जो कि माउंटेन एरिया वाइज 70% से के आसपास है नेपाल में। अभी क्या है कि माउंटेन रीजन जो है, सो माउंटेन रीजन देखिए, जो माउंटेन है नेपाल का, नॉर्थ में तिब्बत है। तिब्बत पहले एक समय में इंडिपेंडेंट कंट्री था, बाद में एनेक्स किया चाइना, ठीक है। अगर वेस्टर्न साइड में देखें तो इंडिया है, ईस्टर्न साइड में दार्जिलिंग है, जो कि वो भी पहले नेपाल का पार्ट था। आज भी नेपाली कल्चर ही है वहाँ का, ठीक है। तो जो माउंटेन रीजन में जो आबादी है नेपाल का, ठीक है, वो आबादी भी हिंदू है, ठीक है, वो आबादी भी हिंदू है। जबकि बॉर्डर लाइन सट रहा है उसका चाइना के साथ, लेकिन फॉर्चुनेट देखिए चाइना में तिब्बत के साथ सटता है, और तिब्बत में हमारा जो बौद्ध धर्म है ना, उसको मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए माउंटेनियस रीजन में जो नेपाल का जो पार्ट है उसमें बुद्धिस्ट लोग भी रहेंगे। बुद्धिस्ट का ओरिजिन भी इंडिया और नेपाल से हुआ है। कपिलवस्तु नेपाल में है, गया इंडिया में है, सारनाथ इंडिया में है। ऐसा संबंध तो नेपाल का चाइना, बांग्लादेश और अमेरिका के साथ तो नहीं हो सकता है ना, है ही नहीं। और ये जो ट्रेडिशनल और कल्चरल संबंध है वो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको वो मॉडिफिकेशन में है ही नहीं, एडिट ही नहीं कर सकता है उसका। ऐसा चीज़ है। अब शादी विवाह हो रहा है तो हो रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का बौद्धिस्ट मठ बना हुआ है, मंदिर है, वहाँ का तीर्थ यात्री यहाँ आता है भारत में, भारत से वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में जाता है, उसमें क्या मॉडिफाई कर देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा चीज़ है कि उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है कल्चर और ट्रेडिशन में, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तभी होगा मॉडिफिकेशन जब नेपाल का पूरा हिंदू को मार दिया जाए, खत्म ही कर दिया जाए, मंदिर तोड़ दे, बुद्धिस्ट मत तोड़ दे, तब होगा, जो कि संभव है नहीं। तो नेपाल के लिए ये बहुत अच्छा समय है, और उससे भी अच्छा समय है इंडिया के लिए। और छुप के नहीं, आप इंडिया को चाहिए कि ओपनली वहाँ पर पार्टिसिपेट करें और एक अच्छा गवर्नमेंट बनाने में, अमेरिका से भी बात करने का, एक अच्छा गवर्नमेंट बनाने में वहाँ का जो अभी व्यवस्था है उसमें जाकर उन लोग को सहायता करें। और नेपाल को भी चाहिए कि इंडिया का सहायता ले, ताकि एक अच्छा गवर्नमेंट अगर बन जाएगा तो छोटा सा कंट्री है, ठीक है। किंग वीरेंद्र के समय में बहुत तेज डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। सिंगापुर बहुत छोटा कंट्री है, मॉरिशस बहुत छोटा कंट्री है, थोड़ा सा पैसा से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। तो डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। हाल फिलहाल के सालों में देखिए कितना बड़ा हाइडल पावर बना, कितना क्या क्या बना, तो समय नहीं। कोई बहुत बड़ा कंट्री तो है नहीं, 3 करोड़ दिल्ली के इतना आबादी है, तो बहुत तेज़ी से नेपाल डेवलप होगा। देखिए ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि जो भौगोलिक स्थिति है नेपाल की, उस हिसाब से नेपाल का डेवलपमेंट में अगर कोई सोचेगा कि चाइना आकर डेवलप कर देगा नेपाल को, चाहे अमेरिका कर देगा, रूस कर देगा, इतना आसान नहीं है। चाइना कोशिश कर रहा है रास्ता बनाने का, या शायद बना भी लिया है रोडवेज, लेकिन वैसा होने वाला नहीं। जितना नेपाल के लोगों को, या नेपाल देश को भारत से अच्छा के रूप में सहायता मिल सकता है, उतना कोई देश नहीं दे सकता है, ठीक है। और भारत के लिए फ़ायदा ये होगा कि कम से कम बगल में एक अच्छा देश रहेगा जो समय पर काम दे सके, क्योंकि आबादी भी अच्छा है। वहाँ के लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है सो भारत आता है पढ़ने के लिए, हर जगह जाता है। लेकिन एक कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो इस ढंग से इंडिया, होल नेपाल का, टोटल नेपाल, टोटल 80% हिंदू है, एक समय में 90-95 या 100% होगा कभी एक ज़माने में। तो जो टोटल कंट्री जो है वो ट्रेडिशनली इंडिया से जुड़ा हुआ है। व्यापारिक रूप से आप भले ही चीन से जुड़ जाइए आप, ठीक है, पैसा का बात है, जीवन के लिए पैसा चाहिए तो चीन के साथ व्यापार करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन चीन के साथ ट्रेडिशनली और कल्चर के फॉर्म में आप नहीं जुड़ सकते हैं, न बांग्लादेश से जुड़ सकते हैं, कहीं से नहीं जुड़ सकते हैं, बशर्ते कि पूरा हिंदू को मार दिया जाए वहाँ पर, या डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दे, है ना, फिर भी नहीं होगा। माइनॉरिटी के हिसाब से भी इंडिया के साथ कल्चर बहुत स्ट्रांग रहेगा उसका। समस्या ये है, इसीलिए भारत को ये देखिए, इसमें क्या है कि ओपनली सपोर्ट करने का। दूसरा है कि अभी के सिनेरियो में वहाँ पर समस्या क्या होगा सुशीला कार्की जी को, कि किसको लाए, 4, 5, 10 आदमी तो चाहिए, किसको लाए कि सब चीज़ ठीक ठाक हो। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव मतलब जो ऑफिसर्स है
जो ईमानदार, सब तो भ्रष्ट नहीं होगा ना, कुछ ईमानदार ऑफिसर। और जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी मीन्स न्याय के डिपार्टमेंट्स है, जो अच्छा एडवोकेट हो, जो अच्छा जज हो रिटायर, उसका ग्रुप बनाने की कोशिश करेगी। साथ में कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप को भी लेना पड़ेगा जो कि ईमानदार है। अब जो पार्टी है वहाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो नेपाली कांग्रेस है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, नेपाल का बहुत पुराना पार्टी है और बड़ा पार्टी है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जिसका 2 फैक्शन है, एक का ओली लीड करता है, एक का देवा लीड करता है। देवा जो लीड करता है, देवा कांग्रेस का है, प्रचंड जिसको बोलते हैं, पुष्प कुमार दहाल लीड करते हैं। तो पुष्प कुमार दहाल जो लीड करते हैं वो एमसीसी है, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का, वो माओइस्ट सपोर्टिंग पार्टी है, जो 10 साल 15 साल तक नेपाल में इंसर्जेंसी में रहे राजा को हटाने में। और जो ओली का पार्टी है वो थोड़ा सा मॉडरेट कम्युनिस्ट, ये नहीं कह सकते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादी है, ऐसा हमको नहीं लगता है, भुला जा सकता है, क्योंकि उनका टिल्टेशन जो है झुकाव चाइना के प्रति है। ठीक है, तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका आइडियोलॉजी मिक्स है, भले ही 2 अलग अलग ग्रुप के लिए 2 अलग अलग कम्युनिस्ट कर लिया है, लेकिन कन्फ्यूज पार्टी है। ठीक है, लेते कि कम से कम कांग्रेस से ईमानदार आदमी, ईमानदार जो लीडर होगा कोई, उसको लाने का। दूसरा है कि जो यंग ग्रुप है, ठीक है, यंग ग्रुप जिसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें भी लीडरशिप ढूंढना है। ठीक है, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आने का, लेकिन एक जो गवर्नमेंट अभी जो बॉडी बन रहा है, टेम्पोररी बॉडी, उसमें उनको लेना पड़ेगा। इसमें आपको जो 2 यूनिवर्सिटी है, आपका 2 यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, इसमें जो छात्र यूनियन होगा, स्टूडेंट यूनियन, उसमें ढूंढा जा सकता है इस तरह का चीज़ को। इसके अलावा जो नेपाल का कुछ सिविक बॉडी या एनजीओ हो, हालांकि किसी भी एनजीओ पर उतना अधिक रिलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन बेसिकली वो प्रॉफिट ही कमाता है, और खास करके छोटा छोटा देश में एड वगैरह भी उसी के थ्रू आता है। तो एनजीओ उतना सुटेबल नहीं होगा, फिर भी कुछ तो होगा। इसके अलावा आप जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, कोई बढ़िया कॉलेज है, उसमें उससे कोई रिटायर कोई प्रोफेसर है, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बोल रहे, ह्यूमैनिटीज़ में कोई प्रोफेसर हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी का प्रोफेसर, सोशियोलॉजी का जो अगर ज्ञानी होगा कोई, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें। ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से अच्छा लोगों को लाने का। इंडिया में अगर हम नेपाल के लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इंडिया के साथ मैं रिलेट करने का कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ इंडिया में क्या है, आज के सिनेरियो में देखेंगे तो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन जयशंकर, श्री जयशंकर जी हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनको नॉमिनेट करके आए हैं, कोई इलेक्शन नहीं लड़े हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो भी जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ठीक है, उनको भी नॉमिनेट किया गया। इसके पहले एक फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, वो भी पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, लेकिन सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही नॉलेज वाला है, और उस समय का एक प्रतिष्ठित और ईमानदार ऑफिसर्स थे, जो कि सर्विस में भी हो सकते थे और रिटायर भी थे। तो इस ढंग का लोग को लाना जरूरी है नेपाल में। ठीक है, और इसमें नेपाल को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इंडिया से अगर किसी चीज़ में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो सहायता लीजिए भाई। वहाँ का स्टूडेंट, वहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? नॉलेज के लिए ही आते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हमारा स्टूडेंट यूएसए जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या यूएसए को डैमेज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर जो वहाँ जाते हैं और आगे का पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ के इंडिया आते हैं, आपके कंट्री को उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इस ढंग से और नहीं तो कुछ एज ए कंसल्टेंट ही इंडियन ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सहायता लेने का नेपाल को कैसे क्या करना है। फिर इसमें भी आप खोजने लगे कि यार चाइना के साथ भी रिलेशन रखना है, बांग्लादेश के साथ भी रखना है, यूरोप के साथ भी रखना है, कुछ इधर से मंगा लो, कुछ उधर से मंगा लो, जिसको ऑब्जर्वर बोलते हैं जनरली। पॉलिटिकल सिस्टम नया डेवलप हो रहा है, तो विदेश में हमारा साख बना रहा है, तो कुछ इधर से मंगा लीजिए, कुछ यूरोप अफ्रीका से मंगा लीजिए, फिर तो वही खिचड़ी हो गया। नेपाल छोटा कंट्री है, 3 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, उसको स्टेबलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद से अपना घर में जो है तो झगड़ा और अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग आइडियोलॉजी लेना तब जरूरी होता है जब आपका कल्चर कई तरह का, एक ही कंट्री में कई तरह का कल्चर है, कई तरह का ट्रेडिशन है। जैसे इंडिया में है, दुनिया भर का यहाँ भाषा है, दुनिया भर का यहाँ धर्म है, दुनिया भर का यहाँ कल्चर है,
अलग अलग है, तो सबको लेके चलना पड़ता है। नेपाल में तो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी है, पहाड़ में रहने वाले और जो प्लेन लैंड तराई में रहने वाले, तो यही ढंग से सोचना पड़ेगा। ठीक है। और कल तक तो ठीक है, आपको नॉमिनेट किया गया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और 4 दिन के बाद लगे कि नहीं वी आर द वन, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। आपको देश को अपना घर ऐसा समझना पड़ेगा, और जिसको आप जनजी हैं उनको अपना बच्चा की तरह समझना पड़ेगा, सीधा सा बात। तो इंडिया में जो है, सो इंडिया में देश को ही अपना माँ मानता है, भारत माता अपना कंट्री को अपना माँ मानता है। तो ये बहुत सहयोग की बात है कि एक मदर लाइक फिगर जो है, तो नेपाल के लोगों के लिए, नेपाल के यंगस्टर्स के लिए, हाँ, जनजी थोड़ा सा यूरोपियन लैंग्वेज लगता है, तो नेपाल का जो नौजवान है, यंग पीढ़ी है, उसके लिए एक मदर लाइक फिगर आई है। अब देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद अच्छा ही करना चाहिए। ठीक है। गलत नेगेटिव सोचने पर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये सोच के चलना है कि अभी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि भारत में उसमें सहयोग करेगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि नेपाल के लोग चाइना और बांग्लादेश का सहयोग नहीं मांगे, ऐसे भी बढ़कर यूरोप और अफ्रीका से सहयोग मांगना शुरू नहीं करते, तो फिर बेकार हो जाएगा सब। ठीक है। मालूम हुआ कि बगल में इतना अच्छा सिस्टम है हमारे, और हम सिस्टम इंपोर्ट करके वहाँ से लाए जहाँ कभी चंगेज खान हुआ करता था, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा तब। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या, जैसा जो होगा बातचीत किया जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है लोगों के जीवन पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया, किसी को कुछ चीज़ बात करना है, पूछना है, तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम बिना रिसर्च के, बिना खोज खबर के, जो 50-55 साल का लाइफ स्पैन है, जिसमें 30 साल जागरूकता वाला रखिए, जब सिचुएशन को आदमी समझाए, उस बीच में जो घटना है, तो इंडिया देखिए पूरे देश में सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है, पूरे संसार में सबसे बड़ा कंप्यूटर आदमी का ब्रेन होता है। ठीक है। उतना बड़ा हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क का कहीं नहीं होता है। ठीक है। जब तक कि वो ब्रेन एक्सपायर नहीं होता है, तब तक उसका ड्राइव चलता रहता है, इतना इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है। इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर रहता है, उसको सिर्फ स्विच ऑन करने का जरूरत रहता है। ठीक है। स्विच ऑन मतलब कोई इशू अगर ट्रिगर होता है, अरे ये उस समय ऐसा हुआ है, ये हुआ है, ये परेशानी हुआ है, इसको ऐसे रिजॉल्व किया गया। ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिविल कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर बाय सुजीत से, वेबसाइट है technodigital.co.in।